हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा। उसका ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सीक्वेंस से चल रहे हैं और सभी टॉपिक्स में कवर कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से टेक्स्ट बुक लेके बैठे सब लोग, और हो सके तो हेडफोन लगा के बैठे ताकि बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके आप लोग सुन पाते हो। हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग मस्ट है, फिजिक्स में रटना मना है, याद रखें। रटो मत, रटोगे तो थोड़े दिन के लिए ही याद रहेगा, और हमें तो 12th खत्म होने तक याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक याद रखना है। तो हो सके तो हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करें। वीडियो एक बार समझ में नहीं आए तो वापस समझ लें। अगर आपको रिवाइज करना है तो 2 के स्पीड से देख लें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। लेकिन आज का लेक्चर देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टडी किए हैं ना। न्यूटन के 3 लॉज मैंने बताए थे, तीनों के इम्पोर्टेंस भी हमने डिस्कस किए थे। तो ये लेक्चर देखने से पहले वो लेक्चर जरूर देखें। अगर नहीं देखा है तो एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। तो बच्चों, न्यूटन के 3 लॉज हमने स्टडी किए थे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन ये टॉपिक स्टडी करने से पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा रिविजन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा, क्या देखा हम लोगों ने, कौन बताएगा मुझे? एक मिनट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस देखे थे, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो क्या था बच्चों, बताओ, जल्दी से बताओ। चलो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसके 3 लॉज है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको क्या कहा जाता है, बोलो सब लोग, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो हमें क्या देता है, इनर्शिया का कंसेप्ट उसने दिया था, जो हमें देता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को ही दूसरा नाम मास होता है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो कि हर एक चेंज को अपोज करती है। रेस्ट से मोशन में जाना है तो बोलेगी मैं नहीं जाऊंगा, मोशन से रेस्ट में जाना है तो बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा। जैसे कि कोई स्टूडेंट होता है ना, उसको नींद से उठाओ तो बोलेगा मैं नहीं उठूंगा, अगर सोने के लिए बोलो तो बोलेगा मैं नहीं सोऊंगा। मतलब हर एक इंसान की, देखो कोई भी इंसान की है ना, कोई इंसान ऐसा होता है हर एक चेंज को अपोज करता है, हर एक चेंज को अपोज करता है। वैसे ये इनर्शिया है। तो उसके अंदर का इनर्शिया मतलब एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर रही है, चेंज को अपोज कर रही है। मतलब अगर रेस्ट से मोशन में जाओ तो बोलेगी नहीं, मोशन से रेस्ट में आओ तो बोलेगी नहीं। तो ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी कौन किसने दी थी, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने दी थी, जो हमने इंपॉर्टेंस में देखा था। मतलब क्या, इसी से हमने स्टेटमेंट बनाया था, एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless external force is acted on it, है ना। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक वो बॉडी मोशन में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। सोना है तो सोती रहेगी, जगना है तो जगती रहेगी। मतलब वहां एक्सटर्नल फोर्स लगाओ तो वो बॉडी चेंज करेगी खुद को। ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। उसके बाद हमने देखा था न्यूटन का सेकेंड लॉ, जिसके इंपॉर्टेंस भी हमने देखे थे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि जिसने हमें एक नई क्वांटिटी दी थी जिसका नाम था मोमेंटम, उसी को हमने कहा लॉ ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं P से। तो P इज इक्वल टू होता है m इंटू V। तो इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ force, external force applied on a body, rate of change of momentum is directly proportional, not force लिखो, rate of change of momentum मतलब क्या, dp बार by dt is directly proportional to, ये किसको directly proportional है, external force is acting on that body and it is directed towards the direction of motion, है ना। इसका मतलब अगर मोमेंटम चेंज करो, मोमेंटम इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, मोमेंटम डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। और मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और इसी से एक नया फॉर्मूला मिला था फोर्स का, कौन सा, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो आज हम लोग यूज करने वाले हैं।
तो मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब क्या, कोई बॉडी उसका मास तो कांस्टेंट रहेगा बच्चों, लेकिन किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के बाद वो एक्सेलरेट होती है, मतलब एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स भी नहीं है। एक्सेलरेशन कब होता है, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। इसके लिए आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, स्टार्टिंग से पढ़ते चलो, सीक्वेंस में पढ़ते चलो, हर एक टॉपिक को पढ़ते चलो, तो उसके हिसाब से मोशन इन अ प्लेन में हमने ये फॉर्मूला देखा था और 9th-10th में भी हम लोग स्टडी करते आ रहे। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन है तो फोर्स है। इसी को कहा जाता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, जिसने एक नया अनबैलेंस्ड फोर्स हमें दिया था। इसको कहा जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स होगा बच्चों तो नेट फोर्स हमें 0 मिलेगी। नेट फोर्स क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हमने देखा था थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, जो कि हमें क्या देता है बच्चों, एक फोर्स की एक्शन एंड रिएक्शन पेयर देता है ना, एक्शन एंड रिएक्शन। जैसे कि हमने देखा इसकी वजह से, रिएक्शन का स्पेलिंग गलत कर दिया मीनाक्षी मैम ने, जिसकी वजह से रिएक्शन, हाँ देखो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर दी थी किसकी, फोर्स की बच्चों। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में, इसको मैंने x नाम दिया, इसको y, तो फोर्स लगेगा ऑन y ड्यू टू x, दैट इज y ड्यू टू x, है ना। सिमिलरली ये x y जो है वो भी फोर्स लगा रहा है y x के ऊपर, फोर्स x ड्यू टू y। तो ये हो गई एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। फोर्स कभी अकेला नहीं आएगा, उसको साथ में एक फोर्स चाहिए, वो रिएक्शन फोर्स होता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ने बताया था कि फोर्स हमेशा पेयर में रहेगा, सिंगल कभी नहीं लगेगा, अकेला कभी नहीं आएगा, उसको डर लगता है, वो हमेशा पेयर के साथ आता है ना, एक एक्शन और दूसरा रिएक्शन। ये हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में स्टडी किया था बच्चों। तो ऐसे 3 लॉज के अलग अलग फॉर्मूलेज हमने देखे थे और उसके हिसाब से हमने पूरा चैप्टर, जो पूरा लेक्चर जो है इसी टॉपिक के ऊपर हमारा हुआ था, डिटेल में मैंने बताया है, तो वो जरूर देखें। लेकिन बच्चों हर एक चीज के जैसे लिमिटेशंस होते हैं ना, हर एक चीज के जैसे डिसएडवांटेजेस होते हैं ना, जैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते ही होते हैं, वैसे न्यूटन के लॉ के भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। कौन से एडवांटेज कौन से डिसएडवांटेज थे वो हम लोग देखेंगे। न्यूटन के तीनों लॉज ने हमें मोशन से रिलेटेड बहुत सारी क्वांटिटीज मेजर करना तो सिखा दिया, लेकिन उनमें कुछ फ्लॉज भी थे, उनमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, लिमिटेशंस भी थे, तो वो हम लोग आज देखने वाले हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये टॉपिक स्टडी करेंगे, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो इसमें सबसे पहले तो जान लेते हैं बच्चों कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, मैं अभी आपको है ना एक एग्जांपल बताती हूँ, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन के पास जाएंगे। मान लो हम लोग यहाँ एक बस से सफ़र कर रहे हैं, ऐसे हम लोग मानते हैं बस है, बस से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, ये बस है, अभी फ़िलहाल यही बस समझ लो, ये बस है, ये बस के अंदर हम लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे, ये आप हो मान लो और ये आपका फ्रेंड है, दो है ना बी, आप दोनों बस से सफर कर रहे हो। मान लो बस का स्पीड है उस वक्त 50 मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड, इतने स्पीड से बस चल रही है। अब मैंने आपको पूछा कि आप लोग मुझे बताओ बी कितने स्पीड से चल रहा है। मैंने ए को पूछा कि बी कितने स्पीड से चल रहा है, तो उसके पास ही बैठा है वो, उसने देखा कि ये तो कुछ स्पीड में दिखता ही नहीं मुझे, है ना, ये तो मेरे साथ ही चल रहा है, ये तो 0 पे है, ये कुछ भी स्पीड में नहीं दिख रहा। मतलब वो क्या बोलेगा, मैम वो तो मोशन में ही नहीं है, वो उसी जगह पे बैठा है जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, मतलब हम दोनों साथ में ही चल रहे हैं, तो वो तो मुझे स्पीड में नहीं लगता। बट क्या रियल में वो स्पीड पे नहीं है, लेकिन हम लोग उस जगह पे बैठे हैं जहाँ से हम लोग उसको देख रहे हैं, उसके हिसाब से हमें वो रेस्ट पोजिशन पे ही दिख रहा है ना। अब मान लो आपको जहाँ उतरना था वो प्लेस आ गई और आप नीचे उतर गए, ठीक है, ये आप नीचे उतर गए और आप अपने फ्रेंड को अभी बाय बाय कर रहे हो, ठीक है। आपका फ्रेंड अभी जा रहा है कितने स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अब मैंने आपको पूछा कि बोलो
बी कितने स्पीड पे है? अब आप लोग क्या बोलोगे कि यस वो अभी स्पीड पे है। कितने स्पीड से है? वो अभी 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से है ना। अभी आपको आप क्या बस में देखने के लिए नहीं जाओगे, लेकिन आपको दिखेगा कि वो स्पीड में है। स्पीड तो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, वो तो स्पीडोमीटर दिखाएगा, बट आपको दिखेगा कि हाँ वो स्पीड में जा रहा है। बट इनिशियली क्या प्रॉब्लम था, वो आपके पास बैठा था, आपको वो स्पीड में दिख ही नहीं रहा था, तो आप बोले कि वो तो रेस्ट पोजीशन पे ही बैठा है, वो तो स्पीड में है ही नहीं, बट आपको वो अभी जाते हुए दिखाई देगा, यस ये अभी स्पीड में है। तो बच्चों सिचुएशन आपको समझ में आ रही है? जब हम लोग बस में बैठे थे उस वक्त हमारा ये फ्रेम था, है ना। यहाँ पे हम लोग हैं, तो मान लो मैं यहाँ ओरिजिन हूं, मैंने ये आप थे, ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन से मैंने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया जो बस की लेंथ है, मैंने एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया जो बस की ब्रेड्थ है, और वहां से मैं उसको देख रही हूं, तो वो मुझे उस वक्त कहाँ लगता है? रेस्ट पोजीशन पे लगता है ना। क्योंकि मैंने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया है उसके रेफरेंस में मैं इस पार्टिकल की पोजीशन एंड मोशन डिफाइन कर रही हूं। क्या बोला मैंने? जिस सिस्टम का कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस जो होते हैं ना, एक्स वाई जेड एक्सिस जो होते हैं ना, उसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। जिस सिस्टम का मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया है, जिसके रेफरेंस में मैं उस ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ, उसकी पोजीशन एंड मोशन को मेजर कर रही हूँ, उस कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया? देखो अब यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे थे तो उस वक्त आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बस था, लेकिन अभी हम लोग नीचे उतर गए हैं, तो यहाँ पे नीचे उतरने के बाद ये जो अर्थ है जहां आप खड़े हो, वो अर्थ अभी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब यहां से अभी हम लोग क्या करेंगे? एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यहां से हम लोग अभी वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा ये हो गया जो कि हमारा अर्थ है ना। तो इसके हिसाब से अभी ये पार्टिकल जो है वो मोशन में दिख रहा है आपको, लेकिन अगर इस फ्रेम के हिसाब से देखें तो वो पार्टिकल आपको रेस्ट में दिख रहा है। हालांकि दोनों की सिचुएशन अलग अलग है, दोनों का रेफरेंस फ्रेम अलग अलग है, बट देखने का नजरिया जो है उसकी वजह से वो पार्टिकल हमें कहीं रेस्ट में दिख रहा है, कहीं मोशन में दिख रहा है, बट सिचुएशन तो सेम थी, है ना। यहाँ पे क्या था? मोशन में ही थे, लेकिन हम कहाँ थे उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हम ओरिजिन, हम कहाँ से देख रहे वो डिपेंड कर रहा है। तो हम जहां से देख रहे वही हम लोग हमारा सिस्टम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं, और उसके हिसाब से वो पार्टिकल एक तो हमें मोशन में दिखता है, एक तो रेस्ट में दिखता है। समझ में आया बच्चों? तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो इसी की डेफिनेशन अभी हम लोग जान लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता, तो आप लोग क्या करो ना, ऐसे एग्जाम्पल के हिसाब से पढ़ो। अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो वापस से ना हेडफोन लगा के इमेजिन करके, जो मैं बताती हूँ ना उसको इमेजिन करके देखो। समझ में आया? जब मेरा बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी तब वो पार्टिकल मतलब वो ऑब्जेक्ट जो आपका फ्रेंड है वो आपको रेस्ट में दिख रहा था। जब अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस नीचे उतरने के बाद बस का जो स्पीड है वही उसका स्पीड देख रहा था। हम देख कहाँ रहे हैं वहां से हमें पता चलता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या? अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ रेफरेंस टू द पोजीशन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड। उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो लिखते हैं डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन: अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, a system of coordinate axis with reference to the position or motion of an object can be described called
एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पे आप खड़े हो वहीं से आप क्या करो, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, इसके हिसाब से उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से वो इनर फ्रेम मोशन में है कि रेस्ट में है वो आइडेंटिफाई करो, वही आपका रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देन इसी के दो टाइप्स आते हैं बच्चों। पहला आता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड दूसरा आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब दोनों को हम डिटेल में समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखो अब देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्या है देखो इसकी डेफिनेशन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। डेफिनेशन क्या है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच, आप ऐसे इसको नोट डाउन करते चले, इन विच, नोट्स बनानी है बच्चों जो मैं देती हूँ, इंपॉर्टेंट इतना अगर आप करके गए ना 100% फिजिक्स में आउट ऑफ मार्क्स आएंगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, is obey called as inertial frame of reference। देखो कैसे, देखो मैं बताती हूँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, पहले तो नेट फोर्स समझ लो बच्चों। बहुत सारे बच्चों को नेट फोर्स क्या कंसेप्ट है ना, यही समझ में नहीं आता, बस बोलते रहते हैं नेट फोर्स। बट नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स हम लोग यहाँ यूज करने वाले। मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक हमने लिया, ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ। यहाँ से मैं कितना फोर्स लगा रही हूँ, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे और कोई दूसरा पर्सन है जो इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मैं यहाँ से 20 न्यूटन का लगा रही हूँ, वो पर्सन वहां से 10 न्यूटन का लगा रहा है। तो ब्लॉक कहाँ एक्सेलरेट करेगी, ऑब्वियसली ब्लॉक एक्सेलरेट करेगी, मतलब मोशन में रहेगी। एक्सेलरेट कौन सी डायरेक्शन में करेगी, ये डायरेक्शन में, क्योंकि इस साइड का फोर्स ज्यादा है, तो मैं इस साइड से धक्का दे रही हूँ ना, उस साइड से तो 10 न्यूटन का ही लग रहा है, तो ब्लॉक उस साइड में एक्सेलरेट कर रही है बच्चों, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रहेगा। तो इसका फोर्स जो है, इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स कौन सा रहेगा, यहाँ पे नेट फोर्स रहेगा। तो नेट फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहां से कितना, मान लो मैं इसको F1 बोलती हूँ, इसको मैं F2 बोलती हूँ, ठीक है। तो जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स क्या रहेगी, देखो बच्चों, दैट इज इक्वल टू F1 माइनस F2। ये कितना है, दैट इज 0 नहीं आएगा, सॉरी ये 0 नहीं आएगा। F1 माइनस F2 कितना, एक्सेलरेट है ना, एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स है बच्चों। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया न्यूटन सर ने, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स है, तो कितना फोर्स है वो हमें निकालना है। ये देखो कितना है 20, ये कितना है 10, ऑब्वियसली 20 माइनस 10 यहाँ कितना आएगा 10। मतलब क्या कि मैंने इस साइड से 20 तो लगाया था, लेकिन उधर से 10 माइनस कर दिया गया, अपोजिशन है ना, तो मेरा 20 पूरा के पूरा नहीं लगेगा ब्लॉक के ऊपर, उधर से 10 माइनस हो जाएगा और यहाँ से 10 ही लगेगा, और 10 लगने के बाद ब्लॉक उधर एक्सेलरेट होना स्टार्ट करेगी, है ना। तो ये जो है ये 10 वाला, ये 10 क्या है बच्चों, यहाँ नेट फोर्स, इसको क्या कहा जाता है, नेट फोर्स। और अगर इनकेस कहीं ये बोला जाता है कि नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स क्या है, 0 है, ऐसा अगर आपको बोला गया, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर नेट फोर्स 0,
इसका मतलब ma इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन क्या है 0। अगर ये समझ लो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। अगर ये ही 0 है, इसका मतलब क्या होगा, देखो जरा, अगर ये 0 हो गया तो v माइनस यू अपॉन टी, मतलब v माइनस यू इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। इससे मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों भी सेम है। मतलब ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जब 0 होता है तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। समझ में आया? तो ये जो दो सेंटेंस है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, इनर्शियल फ्रेम जो है, ये सब कुछ वैलिड कर रही है। मतलब इनर्शियल फ्रेम बोल रही है कि यस, न्यूटन ने जो बताया वो 100% करेक्ट था कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ये 100% न्यूटन ने प्रूव करके बताया था। मतलब जो जिस फ्रेम में प्रूव हो रहा था वहां पे ये इस फ्रेम को कहा गया। समझ में आया बच्चों मैंने क्या बताया? नेट फोर्स यानी जितनी फोर्सेस लग रही है ना, उन सब का डिफरेंस ले लो, उन सब का रिजल्ट बोलो। जितनी फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रही है उन सब का रिजल्ट, उसको हम बोलते हैं नेट फोर्स। अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट, रट तो लोगे, मैं आपको लास्ट में डेफिनेशन देने ही वाली हूँ, तो आप रट लोगे, नो प्रॉब्लम, रट के आ जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आएगा आपको। तो हर एक चीज़ को है ना अंडरस्टैंड कर दो। अंडरस्टैंडिंग कब होगा? जब आप कॉन्सेंट्रेशन से सुनोगे। हेडफोन लगा के कहीं पे भी नहीं देखना है, इधर उधर फुल कॉन्सेंट्रेट करके सुनना है। तो न्यूटन, ये जो फर्स्ट फ्रेम थी ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे हो रहा था। दैट मीन्स व्हेन बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, body moves with the constant velocity, then acceleration is 0 there, hence net force is also 0 there. समझ में आया? तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पे ओबे हो रहा है ना? तो इसी को, ये चाहे तो एग्जाम्पल भी लिख लो। एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट लॉ कब ओबे होता है? द बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी in the absence of जहाँ नेट फोर्स नहीं है, absence of नेट फोर्स। ओके, मतलब absence of नेट फोर्स मतलब F इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। लिख के देती हूँ मैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, m को उधर शिफ्ट किया तो एक्सेलरेशन क्या होगा? मास तो बॉडी का चेंज, मास कभी 0 होगा क्या? नहीं। इतना बड़ा बस आपके सामने जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन 0, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। देखो ये बस है, ये बस यहाँ से जा रहा है आपके सामने, है ना? तो यहाँ बस का स्पीड इधर था 40, यहाँ बस चली गई यहाँ पे, इधर भी बस का स्पीड है 40। ये है ये है u, ये है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो ये कितना बनेगा? v माइनस यू, 40 माइनस 40 0। ये किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन। तो बस कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स उसके ऊपर नहीं एक्ट हो रही है। समझ में आया? तो ये कितना है? 0, एक्सेलरेशन 0, बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, ये तो हमने कंक्लूड कर दिया। इसका मतलब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, मतलब बॉडी कैसे चल रही है? बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जिस फ्रेम में हो रहा है ना बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये किस फ्रेम में हो रहा है? अर्थ की फ्रेम में। अगर मैं देख रही हूँ व्हीकल जा रहा है, तो व्हीकल मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से दिखता है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रही है। तो ये यहाँ पे वैलिड है। तो जिस फ्रेम में मैं खड़ी हूँ तो वहाँ पे वो वैलिड है। अब यहाँ पे है ना, कहानी पलट देते हैं। कैसे? देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बस के अंदर अभी हम लोग खड़े हैं, ठीक है?
यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो बस के अंदर जब हम खड़े हैं तो यहाँ पे बॉडी बस यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। लेकिन बच्चों ज़रा ध्यान से सुनो, मान लो हम लोग यहाँ, एक हैंगर होता है बस को, याद है आपको, बस को एक हैंगर होता है, हम हैंगर पकड़ के खड़े हैं, ठीक है। और जैसे ही बस स्टार्ट होती है ना, हमें बैकवर्ड पुल कंसीडर करते हैं। मैंने हैंगर को पकड़ा है, मैं ऐसे पीछे जा रही हूँ, बराबर, याद है आपको, हम ऐसे पीछे जाते हैं। बट बस तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, फिर ये नया फोर्स, मैं पीछे गई मतलब मेरे ऊपर फोर्स लगा ना। तो अगर बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, अगर एक्सेलरेशन 0 था, तो मैं पीछे कैसे गई, मेरे ऊपर कौन सा फोर्स लगा, नेट फोर्स 0 है यहाँ पे। बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, फिर भी मैं बैकवर्ड पुल ले रही हूँ, इसका मतलब मेरे ऊपर एक नया फोर्स लगा। ये नया फोर्स कौन सा था पता है? इस फोर्स का नाम था, उसको कहा गया था शूडो फोर्स। क्या कहा गया था? शूडो फोर्स। इसका मतलब यहाँ बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, v इज इक्वल टू यू है, एक्सेलरेशन भी 0 है, नेट फोर्स भी 0 है, बट यहाँ एक नई फोर्स ने जन्म लिया है जिसका नाम था शूडो फोर्स। यहाँ p साइलेंट है, समझ में आया? जो एक इमेजिनरी फोर्स है, जो न्यूटन ने एक्सप्लेन नहीं किया था, समझ में आया? इसका मतलब न्यूटन ने जो एक्सप्लेन किया वो आता है इनर्शियल, जहाँ पे लॉ ओबे होते हैं। लेकिन जहाँ पे न्यूटन का लॉ ओबे नहीं होता, जिस फ्रेम में ओबे नहीं होता, उसको कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। समझ में आया? तो यहाँ एक नया फोर्स आता है, वो कौन सा? शूडो फोर्स। तो इसको हमें सभी फोर्सेस की जगह पे यहाँ पे हमें शूडो फोर्स कंसीडर करना है। तो देखो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, फिर भी हमारी बॉडी ने पीछे पुल किया, मतलब एक्सेलरेट हुई। तो यहाँ पे जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मैं डेफिनेशन लिख के देती हूँ, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी सफर्स एन एक्सेलरेशन in absence of net force, the frame of reference in which body suffers acceleration in absence of net force, then it is said to be a non inertial frame of reference। समझ में आया? तो ये इसकी डेफिनेशन है। क्या है देखो, the frame of reference in which body suffers, पीछे की डायरेक्शन में इसने एक्सेलरेट किया है ना, suffers acceleration, body suffers acceleration in the absence of net force, then it is called as non-inertial frame of reference, non-inertial frame of रेफरेंस। समझ में आया सबको? जैसे कि ये एग्जाम्पल ले लो, तो यहाँ हमें क्या करना है, इसको ओवरकम करने के लिए ये लिमिटेशन हो गया बच्चों न्यूटन का। समझ में आया? न्यूटन का ये लिमिटेशन हो गया, जिसको ओवरकम करने के लिए हमें सभी फोर्सेस के साथ और एक फोर्स कंसीडर करना है, जिसको बोला जाता है शूडो फोर्स। जाइंट व्हील में बैठे हो आप लोग कभी, वहाँ पे भी हमें एक आउटवर्ड पुल मिलती है, वहाँ पे भी हमें एक पुल मिलती है, एक टाइप की अलग फोर्स मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शूडो फोर्स बोलते हैं। एक इमेजिनरी फोर्स जो रियल फोर्सेस में से नहीं है, एक इमेजिनरी फोर्स है जिसका नाम होता है शूडो फोर्स। ठीक है, तो ये था बच्चों नॉन इनर्शियल एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल दूँ क्या लिखे मैं आपको? एग्जाम्पल लिखो, इफ कार just started, then the acceleration of the car
ऑफ द कार एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज कंसिडर्ड, लिखो डायरेक्टली, इज कंसिडर्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और आगे है एग्जाम्पल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टार्टिंग के वक्त देखो, पीछे हम लोग जब हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी स्टार्ट करने के बाद बॉडी ऐसे एक्सेलरेट होती है, पीछे जाती है, वो एक्सेलरेशन इज कंसिडर एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया? क्लियर टू एवरीवन? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लो, एंड देन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अभी देखो, अब इन दोनों का डिफरेंस आप लोग बता सकते हैं। चलो एक्सप्लेन करो, एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे सब लोग। मैं तो सुनने के लिए है नहीं आपके पास, आप अपने माइंड में बोल सकते, पॉज कर लो और खुद ही बोलो और देखो क्रॉस वेरीफाई करके आपको आ रहा है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल, है ना। चलो कौन बताएगा मुझे सबसे पहला पॉइंट? मैंने क्या बोला? बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, एक्सेलरेशन 0 है। ऐसी फ्रेम जहाँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे हो रहा है, तो ऐसी फ्रेम को हम लोग बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहाँ पे बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रही है, जहाँ एक्सेलरेट हो रही है, लेकिन एक नया ही फोर्स आ रहा है, कौन सा? शूडो फोर्स, जिसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक रियल फोर्स से रिलेटेड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक शूडो फोर्स से रिलेटेड, इमेजिनरी फोर्स से रिलेटेड है। और उसका एग्जाम्पल चलो देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे देखो, द बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, इनर्शियल में आएगा बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे आएगा बॉडी मूव्स विद द वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, न्यूटन्स लॉज आर ओबेड, न्यूटन्स लॉज आर नॉट ओबेड। यहाँ पे न्यूटन लॉ ओबे हो रहा है, यहाँ पे नॉट ओबे हो रहा है। द बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट, कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? यहाँ पे 0। बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट मतलब यहाँ एक्सेलरेशन है 0, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, बॉडी अंडरगोज एक्सेलरेशन, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है, एक नया एक्सेलरेशन जो कि आउटवर्ड पीछे की तरफ हमें पुल दे रहा है ना। इन दिस फ्रेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज रियल फोर्स, इसमें फोर्स नेट फोर्स 0 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेट फोर्स 0 है, उस बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले जो फोर्सेस है, ये बॉडी है, इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, ये क्या हो गया सॉरी बच्चों, लेफ्ट फोर्स, राइट फोर्स, ये सभी फोर्सेस क्या है? 0 है। तो इस ऐसे कुछ भी हुआ है ना, मुझे डर ही लगता है यहाँ पे। तो ये जो फोर्स है, ये बॉडी के ऊपर अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट फोर्स, राइट फोर्स, ये सभी फोर्सेस क्या है? 0 है। लेकिन फोर्सेस है ना, 0 नहीं है, सॉरी, इक्वल है, ऐसे मुझे बोलना है। अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल, लेफ्ट फोर्स, राइट फोर्स इक्वल, सभी फोर्सेस इक्वल है, तो नेट फोर्स 0 है। अगर यहाँ से 20, यहाँ से 20, 20 माइनस 20 0, यहाँ से 10, यहाँ से 10, 10 माइनस 10 0। इसका मतलब सभी डायरेक्शन से एक्ट होने वाले फोर्सेस का अगर मैं रिजल्ट निकालूँ तो वो 0 आएगा। इसका मतलब इसके ऊपर फोर्सेस है ना, रियल फोर्सेस है, इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस है, नेट फोर्स बस 0 है। लेकिन यहाँ पे जो अलग ही टाइप का फोर्स हमें दिखाई दिया वो कौन सा है? इमेजिनरी, जिसको हम बोलते हैं शूडो फोर्स, ये ई होना चाहिए, ये कौन सा है? शूडो फोर्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, रॉकेट इन इंटरगैलेक्टिक स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज विथ ऑल इट्स इंजन शट। कोई रॉकेट जा रहा है इंटरगैलेक्टिक स्पेस में, है ना, जो उसके इंजन बंद है और ऐसे रॉकेट जा रहा है, ऑब्वियसली उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है ना, तभी तो वो जा रहा है। ओके, तो ये इसके अंदर आएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो हमें जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, हमें दिखेगा कांस्टेंट, लेकिन उसके ऊपर एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से हमें जाता हुआ दिखेगा।
लेकिन यहाँ पे क्या है, इफ अ कार जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट देन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन द कार विल बी इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एट द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन कार कहाँ रहेगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेगी। समझ में आया सबको? तो बच्चों ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग इसका आगे का टॉपिक देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये तो देख लिया इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बस एडवांटेजेस ही नहीं थे बच्चों, उसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। तो वो लिमिटेशंस मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और उसके अल्टरनेटिव्स भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब ये अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए कोई सोल्यूशन अवेलेबल है क्या फिजिक्स में? यस, उसके लिए सोल्यूशन अवेलेबल है। तो वन बाय वन वो लिमिटेशंस हम लोग देख लेते हैं। पहला लिमिटेशन तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, कौन सा? कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एक्सप्लेन नहीं किया था। जो नया फोर्स यहाँ पे जन्म ले रहा है, कौन सा? शूडो फोर्स, उसको हमने कंसिडर ही नहीं किया था। न्यूटन की थ्योरी में वो कंसिडरेशन नहीं था। तो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है क्या, वो हम लोग देखते हैं। ये पहला लिमिटेशन है। क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन, लिमिटेशन नंबर 1, लिमिटेशन 1 क्या? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन could not explain the non inertial, या फिर could not explain मत बोलो, not applicable बोलो, motion is not applicable for non inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों इसको एग्जाम में पूछा जाता है आपको, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या इसके लिए अल्टरनेटिव है क्या? तो इसका अल्टरनेटिव देखो क्या है। हमें क्या करना है, हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सप्लेन करते हुए बाकी फोर्सेस के साथ हमें शूडो फोर्स को कंसिडर करना ज़रूरी है। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ while explaining non-inertial frame of reference, pseudo force need to be considered along with other forces। बाकी फोर्सेस के साथ आपको शूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा, अदर फोर्सेस। ओके, तो ये था फर्स्ट लिमिटेशन। अब देखो, न्यूटन सर ने तो ये तो बता दिया कि कोई भी बॉडी मोशन में होती है, उसकी वेलोसिटी है, उसका एक्सेलरेशन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो बॉडीज लाइट के स्पीड से चलती है, जो बॉडीज की मोशन मूविंग विद द लाइट स्पीड, लाइट के स्पीड से जो बॉडीज चलती है, उनको न्यूटन सर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, है ना। तो सेकेंड लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन 2, Newton's laws of motion is not explain, could not explain the object
object, motion of object, not explain, the motion of object, motion of object comparable with the स्पीड ऑफ लाइट। लाइट के स्पीड से मतलब कितना स्पीड होता है बच्चों लाइट का, कितना स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से चलने वाले ऑब्जेक्ट का कुछ भी एक्सप्लेनेशन सर के पास नहीं था, तो इसका कोई अल्टरनेटिव था क्या? यस, वो किसने एक्सप्लेन किया पता है? आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी शुड बी यूज्ड फॉर दैट। we should used Einstein's special theory of relativity। ओके डन, यस। उसके बाद थर्ड लिमिटेशन क्या था देखो, लिमिटेशन 3। 3 लिमिटेशन थे, 1, 2 and 3। लिमिटेशन 3 क्या था कि यहाँ पे न्यूटन की थ्योरी और एक एक्सप्लेन करने में फेल हुई थी। जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनका बिहेवियर यानी उनका इंटरैक्शन न्यूटन से थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता है। न्यूटन थ्योरी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन could not explain the behavior and interaction of particles of molecular size। ओके। तो इसके लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन था क्या? हाँ, क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स इसके लिए हमें यूज करना है, उसमें इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसका अल्टरनेटिव था we should use quantum theory, quantum mechanics theory। ओके, ये आपको नहीं है बच्चों, क्वांटम मैकेनिक्स की जो थियरी आगे जब आप फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन लो के करियर करोगे ना तो वहाँ पे है आगे। इसमें स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पता है फिजिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैम अभी 11th-12th करते करते इतना जान पे आए हैं, आगे जाके कितना एक्सप्लेन करें। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि है आपका पॉइंट 4.4 है, देखो टेक्स्ट बुक का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक देखे सब लोग। 4.4 इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, ये हमारा टॉपिक है ना। तो आज ये पूरा टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किया है बच्चों। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते चलो, हर एक बच्चे को पढ़ने का हक है ना। तो यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का हर एक बच्चा जिसको फिजिक्स टफ लगता है वहाँ तक ये वीडियो जाना चाहिए, ताकि सभी स्टूडेंट को फिजिक्स बहुत आसान लगे। जो फिजिक्स का फोबिया है बच्चों के अंदर, फिजिक्स का डर है, उसको निकाल दो। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में एक नया वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।